नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। आपका स्वागत है हमारे देश दुनिया के चुनिंदा खबरों को समेटे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ में। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। अपने इस खास कार्यक्रम में हम देश दुनिया की सुर्खियों में बने 2-3 बड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कोशिश ये रहती है कि उस खबर के तह तक जाकर आपको उस खबर के हर पहलुओं से रूबरू कराऊं। तो आज इस कड़ी में हमने सबसे पहले चुना है दुनिया में लगातार बदलते माहौल के बीच ड्रैगन की ताकत और विस्तारवादी नीतियों पर लगाम लगाने की कोशिशों की। अब यूक्रेन जंग में रूस की अच्छी खासी चुनौती देने के बाद नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की निगाहें चीन पर टिकी हैं। कोशिश इस बात की है कि कैसे चीन के खुद के प्रभुत्व को बढ़ाने की कोशिशों पर लगाम लगाया जाए। इसके बाद हम चलेंगे एक बार फिर महाराष्ट्र। एकनाथ शिंदे अब पूरी तरह से सूबे की सत्ता पर काबिज हो चुके हैं। इस संघर्ष में बीजेपी उनके हमसफर रही है। अब क्या हश्र होगा उद्धव की शिवसेना का, इस विषय पर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा आखिरी मुद्दा हमने लिया है उत्तर प्रदेश से, जहां योगी सरकार पार्ट 2 ने अपने 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है। दावा इस बात की है कि पहले 100 दिन के लिए तैयार रोड मैप में से योगी सरकार ने 130 में से 97 योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। इस पर हम विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपका अपना खास कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। तो चलिए देखते हैं दुनिया के सुर्खियों वाले खबरों को। खबर तो ये भी है कि रूस यूक्रेन युद्ध के 4 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, पर युद्ध का अंत अभी भी नज़र नहीं आ रहा है। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका और पाकिस्तान का खस्ता हाल भी आपसे छुपा नहीं है। लेकिन इन सब से अलग मैंने आज जो मुद्दा लिया है वो है चीन के बढ़ते प्रभुत्व पर लगाम लगाने के लिए नाटो की नई रणनीति की। दरअसल इंडो पैसिफिक रीजन के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए अमेरिकी शरीकी देश अब चीन की ताकत को सिमटाने में जुट चुके हैं। नाटो का ये मानना है कि रूस के बाद अब चीन की विस्तारवादी मंसूबे को हर हाल में रोकना विश्व शांति के लिए जरूरी हो गया है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे विश्व पटल पर हर दिन नए घटनाक्रम से नए समीकरण बन बिगड़ रहे हैं। मसलन ब्रिक्स सम्मेलन के मंच पर पाकिस्तान को रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का हमदर्द हमदोस्त खुद चीन ही रहा। भारत की डिप्लोमेसी से ही ये सब संभव हो पाया और चीन को ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा। अब नाटो की बात की जाए तो इसका गठन रूस की बढ़ती ताकत को रोकने के मकसद से किया गया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नाटो अपने एजेंडा में चीन के खिलाफ मुहिम को शामिल कर चुका है। नाटो की इस मुहिम में जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड भी अपना पूरा साथ देने का ऐलान कर दिए हैं। नाटो देश के नेता पिछले हफ्ते ही मैड्रिड में मिल बैठकर एक रणनीति तय की, एक आपसी सहमति बनाई कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र में हालात को सामान्य बनाए रखने के लिए चीन के अत्यधिक हस्तक्षेप पर रोक लगाया जाना चाहिए। अमेरिका के ये चारों देशों ने नाटो के साथ साइबर सुरक्षा और नेवल सिक्योरिटी के प्रस्ताव पर समझौता भी किया है। जानकार इस समझौते को इस रूप में देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चीन की आक्रामकता में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इस बैठक में जापान ने खुलकर कहा कि यूरोप और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा काफ़ी मायने रखती है और इस बात की संभावना नजर आने लगी है कि इस समय अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ईस्ट एशिया यूक्रेन में बदल सकता है, यानी यूक्रेन जैसे हालात चीन की तरफ से यहाँ भी पैदा कर दिया जाएगा। दरअसल ये इसलिए भी मायने रखता है कि नाटो पहली बार अपने संगठन के 10 साल के इतिहास में ये माना है कि अगले 1 दशक के लिए चीन पूरे विश्व के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है। अब ये जो पहल हुई है तो ड्रैगन के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी होती नजर आ रही है। दरअसल ये पहला ऐसा मौका है जब एशिया प्रशांत देशों ने नाटो के साथ चीन को रोकने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, जबकि इस गतिविधि को लेकर चीन ने उल्टा नाटो देशों पर ही आरोप लगाया है कि नाटो अब अपनी पैठ एशिया प्रशांत क्षेत्र में लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिससे इस इलाके में शांति और स्थिरता को खतरा है। चीन हमेशा से एशिया में नाटो जैसे सैन्य ब्लॉक बनाने का कड़ा विरोधी रहा है। हालांकि नाटो के इस मुहिम में काफ़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में आने वाले देशों की अपनी एक अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग चुनौतियां हैं।
ऐसे में नाटो कैसे एक मंच पर इन देशों को लाएगा, वो भी तब जब आज एशिया के ज़्यादातर देशों को अमेरिका पर भरोसा कमज़ोर हुआ है, जो खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। जबकि कई ऐसे देश हैं जिनका चीन के साथ एक पुख्ता व्यापारिक और सामरिक संबंध राफ्ता हुआ है। ऐसे में जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश अब नाटो के शरण में जाना अपनी पहली पसंद मान रहे हैं। अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की वजह से भी एशियाई देशों पर अपना विश्वास खोया है। चीन से खतरा सता रहा है एशियाई देशों को। दरअसल जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में अच्छी खासी तादाद में अमेरिकी सेना है, जिसकी वापसी को लेकर ट्रंप पहले भी धमकी दे चुके हैं। और अभी जो नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, इस पर कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। ताइवान को लेकर चीन की गतिविधियां कुछ वैसी ही हैं जैसे रूस की यूक्रेन को लेकर रही हैं। ऐसे में अब इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर नाटो को साथ लेकर एशियाई देश अपनी सुरक्षा पुख्ता करना चाहते हैं। बहरहाल आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये तो कहा ही जा सकता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में होने वाले किसी भी उथल पुथल से रूस यूक्रेन युद्ध से भी भयावह परिणाम देखने को मिलेंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम चलेंगे अपने देश और देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में क्या कुछ घटनाक्रम है। एकनाथ शिंदे की ताजपोशी पूरे संघर्ष में शिंदे की अपने हमसफर बीजेपी के साथ जीत भी हो गई है। अब शिवसेना का क्या होने वाला है? शिवसेना उद्धव की होगी या फिर कुछ और ही इस मामले में सियासी खेल होगा? इस पर हम ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। क्या हो मसला जुर्म का, खेल जगत के शॉट्स हो, क्या हो सिल्वर स्क्रीन की गॉसिप, कराएंगे रूबरू सबके साथ। जल्द आ रहा है एपेक्स न्यूज सिर्फ सच के साथ। क्या कहती है ग्रहों की चाल, कौन सा उपाय बदलेगा आपकी किस्मत? आज क्या करें क्या ना करें, आपकी हर समस्या का हमारे पास समाधान। विद्यावारिधि आचार्य दीनदयाल मणि त्रिपाठी के साथ जल्द आ रहा है भाग्य कनेक्शन, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, सकते परिवारों में खुशियां लाएंगे, बदलते समाज को खुशियों से रंगने एपेक्स न्यूज इंडिया सिर्फ सच के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए देखा जाए, एक लंबे दिलचस्प सियासी संघर्ष के बाद महाराष्ट्र अब थोड़ा सुकून महसूस कर रहा है। महाराष्ट्र में उठापटक का दौर फिलहाल थम गया है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि ये कोई अस्थायी समाधान निकल पाया है। एकनाथ शिंदे सूबे की सत्ता पर काबिज हो गए हैं। इस नारे के साथ कि बाला साहब ठाकरे की नीतियों की महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में अनदेखी हो रही थी। स्पीकर से लेकर विश्वास मत तक की बात की जाए तो फिलहाल सब में शिंदे गुट सफल हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच एक यक्ष प्रश्न ये जरूर बना हुआ है कि अभी भी क्या शिवसेना के 40 से ज़्यादा विधायकों के शिंदे गुट में जाने के बाद असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की ही मानी जाएगी? फिलहाल यह घटनाक्रम कुछ इस तरह है। विधानसभा में शिवसेना का कार्यालय सील किया जा चुका है।
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं उन विधायकों के खिलाफ जो बागी थे और जिनकी सदस्यता शिवसेना ने निरस्त कर दी थी। मामला अदालत में है, लिहाजा जब तक कोई फैसला इस पर नहीं आ जाता है कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हालांकि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद गंवाने के बाद अब पूरी कोशिशों में लगे हैं कि किसी भी तरह से ऐसे हालात न बनने पाए कि उनके हाथ से उनके पिताजी की दी गई विरासत शिवसेना की कमान भी उनसे छीन जाए। उद्धव के करीबी रहे संजय राउत फिलहाल ईडी में उलझे हुए हैं। एक राउंड की पूछताछ जमीन घोटाले में हो चुकी है, लेकिन इस पूछताछ का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। संजय राउत अब उस तेवर में नजर नहीं आ रहे हैं जिस तेवर में वो ईडी के नोटिस के पहले देखे जा रहे थे। इधर बीजेपी ने भी बड़ी सोच समझकर देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री पद पर समेट दिया है, क्योंकि बीजेपी के रणनीतिकार ये जानते थे कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो कहीं बागी विधायक एक बार फिर उद्धव खेमे का रुख न कर लें। हालांकि इन सबके बीच हम एनसीपी प्रमुख शरद पवार को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। शरद पवार ने तो ये दावा कर दिया है कि एकनाथ शिंदे की सरकार केवल 6 महीने की ही मेहमान है। अब इस बयान के पीछे तर्क चाहे जो हो, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि महाराष्ट्र अघाड़ी के सदस्य सियासी दल अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। जुगतबाजी का दौर जारी है। अभी घटनाक्रम बहुत कुछ रहने वाला है। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कितने बागियों को एकनाथ शिंदे साध पाते हैं, कैसे आपस में संतुलन बनाते हैं, ये सब बहुत कुछ तय करेगा कि शिंदे के पास सत्ता कितने दिनों तक रहती है। बहरहाल फिलहाल एकनाथ शिंदे ने इस बात का ऐलान तो कर ही दिया है कि जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है अपने पूरे मंत्रियों के साथ अयोध्या में रामलला का दर्शन करने आएंगे। यानी सूबे की सियासत में एक दस्तक होगा एकनाथ शिंदे का। संकेत यह भी है कि पिछले सरकारों ने जो जनहित के फैसले लिए हैं उसमें सरकार बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं करने वाली है। अलग अलग खबरिया चैनलों पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह भी कहते देखा गया है कि विधान परिषद चुनाव के दौरान जो बुरा बर्ताव पार्टी नेतृत्व की ओर से किया गया है, ये जो कुछ भी हुआ है शिवसेना में टूट या तमाम जो बागी हुए हैं, ये उसकी ही परिणति है। गीले शिकवे का दौर अभी तो कुछ और दिन जारी रहेगा, लेकिन ये देखना होगा, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखिए कि महाराष्ट्र में शिंदे युग में आगे क्या क्या होता है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मजबूरी है ब्रेक लेने की, जाइएगा कहीं नहीं। आगे आपसे बात करेंगे अपने तीसरे और आखिरी मुद्दे की। जी हाँ, यूपी की योगी सरकार पार्ट 2 ने अपना 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस मौके पर योगी सरकार ने आखिर क्या कुछ खाका खींचा है, सूबे की विकास को लेकर आपसे विस्तार से बात करूंगा। क्या कहती है ग्रहों की चाल, कौन सा उपाय बदलेगा आपकी किस्मत, आज क्या करें क्या ना करें, आपकी हर समस्या का हमारे पास समाधान। विद्यावारिधि आचार्य दीनदयाल मणि त्रिपाठी के साथ जल्द आ रहा है भाग्य कनेक्शन, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, खिसकते परिवारों में खुशियां लाएंगे, बदलते समाज को खुशियों से रंगने एपेक्स न्यूज इंडिया सिर्फ सच के साथ। Hello sir, your card has been blocked. What the hell? ये किसने मेरे अकाउंट से निकाल लिए पैसे? एक रात का क्या रेट लेती हो? वो सुसाइड नहीं कर सकती, ये मर्डर है।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए बात कर ली जाए। योगी सरकार पार्ट 2 के 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है। दूसरी बार सत्ता पर काबिज होने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में हैं। सत्ता पर बैठते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारे विभागों को ये जिम्मेवारी तय की कि अगले 100 दिन में काम को लेकर क्या रोड मैप है, क्या लक्ष्य होगा। एक एक कर लगातार सबकी समीक्षा का दौर चला। लगातार मुख्यमंत्री की ओर से सख्त निर्देश जारी होते रहे कि विभाग ने जो भी लक्ष्य तय किया है उस पर हर हाल में अमल किया जाए। आज 100 दिन पूरा होने पर पूरे लेखा जोखा के साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया के सामने आए। उनके तमाम मंत्री सूबे भर में मीडिया से मुखातिब होंगे। 100 दिन के लक्ष्य पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह दावा किया कि करीब 130 संकल्पों में से 97 संकल्प पूरे हो चुके हैं और जिन पर अलग अलग विभागों में काम शुरू हो चुका है। दावा इस बात का भी है कि रिकॉर्ड करीब 80,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं और परियोजनाओं का शिलान्यास हो चुका है, जिसमें 1400 प्रोजेक्ट शामिल हैं। योगी सरकार ने सूबे के लिए $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखकर लगातार काम शुरू कर दिया है। काम की मॉनिटरिंग के लिए बाबा फरमान है कि सारे मंत्री हर एक मंडल में कम से कम 3 दिन का वक्त गुजारें। इसके लिए हर एक मंडल के प्रभारी मंत्री पहले ही बनाए जा चुके हैं। ये विशेष जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी। सरकार की नीतियों में बुलडोजर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और गांव गरीबों के विकास के लिए जनहितकारी योजनाएं, इन दोनों ही एजेंडों को शामिल किया गया है। सूबे में ई पेंशन जैसी व्यवस्था लागू हो चुकी है। डिजिटल इंडिया के नारे के साथ 15,000 करोड़ की लागत से 4 डाटा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। ये सब नए बदलाव हैं योगी पार्ट 2 में, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। विधानसभा पूरी तरह से ई विधान पर काम कर रही है, यानी पेपरलेस वर्क हो रहा है विधानसभा में। पिछले विधानसभा सत्र में ये देखने को भी मिला। अपराधियों को लेकर बाबा फार्मूला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। लाउड स्पीकर की मुहिम पर मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी। लाखों की तादाद में मंदिर और मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं। अवैध पार्किंग से निजात दिलाकर योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आंकड़ों को देखें तो करीब 68,000 अवैध पार्किंग हटाए जा चुके हैं। बेरोजगारी को लेकर यह भी दावा है कि बेरोजगारी दर 18% से घटकर महज 2.9% रह गई है। हालांकि बेरोजगारी और इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्षी दल अभी फिलहाल मानने को तैयार नहीं है इस दावे को। निर्यात का आंकड़ा भी जो जारी किया गया है, करीब 1.5 लाख करोड़ का आंकड़ा पहुंच चुका है निर्यात का यूपी से। इसके अलावा खिलाड़ियों से लेकर किसानों तक किए गए तमाम फैसलों को लेकर भी दावा किया गया है। सरकार बेहतर काम करे। संभवतः इसी उम्मीद से लोगों ने योगी सरकार को दोबारा जनादेश दिया है। आगे लोकसभा चुनाव है, लिहाजा योगी सरकार के लिए आगे भी एक बड़ी चुनौती है। चुनौती इस बात की कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा सांसद भेजने वाला सूबा है उत्तर प्रदेश, और कहा भी जाता है कि देश की सियासत की दिशा और दशा उत्तर प्रदेश ही तय करता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि आने वाले लोकसभा चुनाव यानी बीजेपी का मिशन 2024 न सिर्फ योगी सरकार के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी एक अहम मायने रखता है, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में। और शायद यही वजह रही जिसकी वजह से चाहे वो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की बात की जाए, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात की जाए, या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, उनका लगातार दौरा यूपी में जारी है। ऐसा भी शायद कम ही रहा है कि किसी भी बीजेपी शासित राज्य में जाकर के खुद प्रधानमंत्री वहां के मंत्रियों को सुशासन का पाठ पढ़ाएं। लेकिन राजधानी लखनऊ में ये भी देखने को मिला। बड़ी बड़ी परियोजनाओं का लगातार प्रधानमंत्री शिलान्यास कर रहे हैं। मकसद बिल्कुल साफ है कि सरकार एक बेहतर कार्यप्रणाली से जनता को फील गुड कराए, जिससे मिशन 2024 में शानदार सफलता हासिल किया जा सके। तो ये था आज का हमारा विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। फिर मिलेंगे आपसे कुछ अन्य मुद्दों के साथ। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, उम्मीद है
हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।